डायरेक्टर श्री गोविंद काबरा सर एंड शीतल काबरा मैम की तरफ से आप सभी टीचर्स, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स का मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे जिस वेबिनार के लिए उपस्थित हुए हैं, ये एक अलग टाइप का वेबिनार होगा, क्योंकि इस चीज को जनरली हम लोग स्कूल लेवल पे नहीं सुनते हैं। ये अपने को कब ध्यान में आता है, जब हम लोग किसी के बारे में सुनते हैं कि ये पार्टिकुलर स्टूडेंट ओलंपियाड क्वालिफाई किया है या कोई एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। हम लोग बहुत कम बार ये सुनते हैं स्कूल लेवल पे, और जब तक सुनते हैं काफी लेट हो जाती है। तो जैसा कि आप जानते हो, ऑलरेडी बहुत लोगों ने डीएफसी के बारे में इससे पहले सुना होगा कि डीएफसी स्कूल्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक एनटीएससी, होमी भाभा, पूरे महाराष्ट्र और मराठवाड़ा रीजन में एक अलग ही पहचान रखती है। आप हर साल के रिजल्ट देखिए, एक अलग ही लेवल पे आपको डीएफसी दिखेगा। तो जैसा कि डीएफसी का अगर आप देखोगे, टैगलाइन है आवर ड्रीम शुड बी हाई। अगर आप टैगलाइन की बात करते हो, ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग जो पूरी टीम है यहाँ पे, जितनी टीम आपको दिखेगी, एंड देन डॉक्टर काबरा सर, काबरा मैम, अगर ये इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपना ड्रीम हाई रखें, मीन्स अभी जो हम लोग एनटीएससी की बात करते हैं, होमी भाभा की बात करते हैं, क्यों ना एक स्टेप आगे जाए। क्योंकि आपको याद हो, सभी ने सुना होगा, एक अब्दुल कलाम ने बहुत ही फेमस, बहुत ही लोकप्रिय स्टेटमेंट है कि ड्रीम इज नॉट समथिंग दैट यू सी व्हाइल स्लीपिंग, दिस इज समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। मतलब सपना वो नहीं होता है जो आप सोते हुए देखते हो, सपना वो होता है जो कि जिसके कारण हम लोग सो नहीं पाते। और इसी चीज को जो डीएफसी ने ड्रीम किया है, जो पूरी टीम, जो पैनलिस्ट अगर देखोगे, इसी चीज को ड्रीम जो देखा है, ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग जिस वेबिनार के लिए उपस्थित हुए हैं, ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और अगर ये आप अटेंड करते हो तो जिंदगी में बहुत लोगों के लिए, पूरी फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए वन टाइम एग्जांपल सेट होता है कि ये पार्टिकुलर स्टूडेंट ये ओलंपियाड क्वालिफाई की। क्योंकि आपने सुना होगा एनटीएससी तो जनरली घर में मिल जाते हैं, सोसाइटी में मिल जाती है, बट आपने पूरे रीजन में नहीं सुना होगा कोई इंटरनेशनल ओलंपियाड क्वालिफाई किया या कोई मैथमेटिक ओलंपियाड क्वालिफाई किया, बहुत रेयर सुनते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है जब हम लोग ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो कि एक अलग ही पहचान रखती है, एक अलग ही रिकॉग्निशन मिलता है। तो इस चीज से आपको मैं पूरे जो अपना वेबिनार है अवगत कराऊंगा कि ये क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये वेबिनार में जो हम लोग दो इम्पोर्टेंट एग्जाम को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट आईजेएसओ एंड सेकंड मैथमेटिक ओलंपियाड, इनके डिटेल आपको बताया जाएगा। एक्सपर्ट पैनल जो है, मैं सबका इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगा। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि डीएफसी कैसे हेल्प करेगी आपको, डीएफसी का क्या रोल होगा आपके सक्सेस में, आप कैसे डीएफसी के साथ इन जो अचीवमेंट है, जो मैंने बोला योर ड्रीम शुड बी हाई, आप कैसे उसको अटेंड करोगे। फिर फाइनली हम लोग देखेंगे कि ये जो है, जो कि पहले मैंने बोला कि ये अपना प्रीमियम एग्जाम है, यू कंसिडर दिस ए प्रीमियम, इसलिए डीएफसी ने जस्ट अभी 1 साल 2 साल पहले ही प्रीमियम बैचेस लॉन्च की है, स्पेशली फॉर नाइन्थ एडवांस। फिर उससे डिटेल भी हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको, मेरे साथ जो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, जो डीएफसी के वन ऑफ दे आर द पिलर्स, एक्सपर्ट है, पैनलिस्ट है, जो आपके साथ यहाँ पे जुड़े हैं, जो आज आपको बताएंगे कि ये जो आप इंटरनेशनल चीज की बात कर रहे हैं, व्हाट इज दैट। तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं myself Vikas Kumar and I did my masters in chemistry from IIT Bombay। और मैं आपको शेयर करूंगा, मैं IIT बॉम्बे में जब था, बहुत सारे लोगों को देखा जो कैंप से आए हुए हैं, जो इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड कैंप से आए हुए हैं। एक दो से तो ऐसे भी मिला जो डायरेक्ट ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट है। तो वैसे लोग का जब हम मिला तो लगा कि यार नहीं, अपने आसपास जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से भी कोई लोग है। तो मैं आपको इसी तरह से नेक्स्ट पैनल से आपको मिलाता हूँ। मैं नेक्स्ट मैं मेरे साथ जो जुड़े हुए, दैट इज निखिल कपूर सर, ही इज एचओडी फिजिक्स डिपार्टमेंट। Hello and good evening everybody.
Myself Nikhil Kapoor sir, and I did my Masters of Engineering in Manufacturing, or I am teaching physics since from 10 to 12 years, and I hope you will enjoy this program. You will get benefit from this. Yes. Thank you निखिल सर. अब हम लोग के साथ जो जुड़े हुए नेक्स्ट फ्रॉम मैथ डिपार्टमेंट, ही इज HOD मैथमेटिक्स चेतन लालवानी सर. Hello everyone, Namaste. I've done my Bachelor's of Engineering from Pune University, and I believe कि आपको आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा. Right? Thank you. Thank you चेतन सर. नेक्स्ट जो हमारे एक्सपर्ट है अगेन फ्रॉम द मैथ डिपार्टमेंट, ही इज विवेक साकला सर. Hello everyone, myself Vivek Sakla. I have completed my engineering from SPIT Mumbai, and I am teaching in DFC from past 8 years. Thank you. Thank you Vivek sir. Again next panelist है, he is Srikant Karwa sir from math department. Hello everyone, this is Srikant Karwa, BTech from IIT Hyderabad. Past 3 years से मैं DFC में पढ़ा रहा हूँ. Right? You'll enjoy this webinar. Thank you, Vikas sir. Yes, thank you Srikant sir. Next person जो कि हम लोग के साथ जुड़े हुए is very expert, that is from physics department, मानस साहू sir. मानस साहू sir. There may be some technical Manas Sahu sir. So actually शायद कुछ technical issue. So he's also graduate from IIT, okay, and he completed from IIT Bhubaneswar. Now next जो panelist है, he is Ram Lal Gulshan sir from chemistry department. Okay, so there may be some technical. So he is also IITian and he completed his degree from IIT Madras. Okay, so अभी मैंने आपको दिखाया कि मेरे साथ जो जुड़े दे आर टीचर्स, ये आपको सिखाएंगे जब आप क्लास में आओगे या ऑनलाइन मोड में सिखाएंगे. दे आर वेरी अपने अपने फील्ड के सभी माहिर. ओके, दे आर आइदर इंजीनियर्स, IITians और डॉक्टर्स भी है बायोलॉजी के लिए अगर आप बात करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको मैं बताता हूँ कि ये जो वेबिनार है ये क्यों है, व्हाट द पर्पस, इसका पर्पस क्या है. जो अभी हम लोग वेबिनार देख रहे हैं कि अभी 9th क्लास ही है, हम लोग इंटरनेशनल चीज की बात कर रहे हैं, तो ऐसा व्हाट इज द पर्पस इस वेबिनार का क्या होगा. तो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग इस वेबिनार में 2 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं. द फर्स्ट इज IJSO एंड द सेकेंड इज IMO. तो सबसे पहले मैं आपको IJSO के बारे में बताऊंगा, मैं कैसे IJSO तक पहुंचेंगे एंड क्या करेंगे. तो देखिए सबसे पहली बात आप जानिए कि IJSO कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. आप कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल, टीचर्स IJSO में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि IJSO इट्स ए इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड. मतलब आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप वहां पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते. तो IJSO क्या होता है कि अप्लाई करने के लिए वी हैव कंडीशंस. IJSO की जो कमिटी है वो हर कंट्रीज को बोलती है कि आप एक परफेक्ट एग्जाम की पैटर्न बनाइए जिससे आप सिलेक्शन करके फाइनली स्टूडेंट को आप IJSO में भेज पाए. तो IJSO सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसके डिटेल में बताऊंगा. सबसे पहले जब मन में आती है IJSO की बात, तो IJSO में किन लोगों को अपीयर होना चाहिए, IJSO कौन लोग दे सकते हैं. तो जैसे जितने भी इंडियन एग्जाम्स होती है आपने देखा होगा, वहां पे क्राइटेरिया क्या होती है. द क्राइटेरिया इज कि आप 9th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, 7th क्लास में हो. बट IJSO का क्राइटेरिया क्लास नहीं है, दैट इज योर एज इज द फैक्टर. कि आप जनरली रफली ये बोला जाता है कि ये हर साल 1-2 साल इधर उधर होता है कि आप 16 ईयर अगर आप बात करते हो कि 16 ईयर या 16 ईयर से कम होना चाहिए. और ये कैसे होता है, कौन से डेट का, जिस साल आप अपीयर हो रहे हैं 31 दिसंबर से आप या तो 16 ईयर्स हो या तो उससे कम हो, तभी आप IJSO के लिए एलिजिबल.
तो अब इसको हम लोग इंडियन फॉर्मेट में देखते हैं। तो इंडियन फॉर्मेट में अगर देखेंगे तो स्टूडेंट जनरली फ्रॉम 9th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, ये लोग एलिजिबल होते हैं यहाँ पे। उससे नीचे नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि दे सकते, दे आर ऑल्सो एलिजिबल, बट उससे नीचे क्या होगा कि आप उस सिलेबस, वो वास्ट जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, आईजेएसओ कहाँ पे होता है? तो आईजेएसओ किसी एक पार्टिकुलर कंट्री में नहीं होता, इट्स अक्रॉस द ग्लोब, पूरे दुनिया में होता है। अगर आप देखोगे इंडिया में भी अराउंड रफली 2014 में शायद इंडिया में हुआ था। अलग अलग, जैसे इस साल जर्मनी में होना था बट ड्यू टू कोविड कैंसिल हो गया। तो अलग अलग साल अलग अलग कंट्रीज इसको रिप्रेजेंट करती है आईजेएसओ को। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जैसे इतने बड़े लेवल पे हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्जाम, मतलब क्यों लिया जाता है, इसका क्या मतलब है कि अभी 9th क्लास इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स के बारे में रूबरू कराया जाता है, अवगत कराया जाता है। तो ये इसका एक ही पर्पस है कि बच्चों का इंटरेस्ट, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब तक अपना इंडियन या खुद की सोसाइटी की थोड़ी मेंटेलिटी क्या होती है, जब तक अपना इंटरेस्ट डेवलप होता है काफी लेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 12th क्लास में हो और 12th क्लास में जाके समहाउ आपका साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आपके पास एक ही साल बचता है इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का फॉर एग्जाम्पल, तो तब तक काफी लेट हो जाएगा। तो अगर लेट होगा तो हो सके आप डिजायर करियर, और हमेशा जिंदगी में एक ही अटेम्प्ट मिलता है, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट मिलेगा, जब अपने आप लाइफ के तरफ, अपना एक परफेक्ट गोल के तरफ अग्रसर हो, आगे बढ़ो। तो इसलिए ये जो आईजेएसओ का मेन पर्पस होता है कि बच्चों में एक नेचुरल साइंसेस जो होती है इंटरेस्ट जूनियर क्लासेस में ही फील कर दे, सो दैट जब वो आगे आए, 10th में आए, 11th में आए, तो अपना इंटरेस्ट के हिसाब से एक अच्छा कैरियर, एक अच्छा ऑब्जेक्टिव, एक अच्छा एम लेके आगे बढ़े। और एक और जो बेसिक एम है, जनरली क्या होता है, टेक्निकल एग्जाम्स के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, बट आजकल जो थोड़ा डेविएशन हो गया है कि लोग रिसर्च के साइड ज्यादा प्रमोट, अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। तो वो भी ये भी ऑब्जेक्टिव है कि एज ए साइंटिस्ट अपने आप को किस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट कर सके। तो इसके लिए 9th क्लास से ही अगर आपका सपना है कि एज ए साइंटिस्ट बनना है, आपको एक दुनिया में अलग ही पहचान रखनी है, तो आप इस एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द कि आखिरकार जैसा कि मैंने बोला कि आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, आईजेएसओ डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया, हर कंट्री का अलग अलग होता है। अकॉर्डिंग टू इंडिया ये 5 स्टेजेस आपको क्रॉस करने, स्पेशली 4 स्टेजेस क्रॉस करने के बाद फाइनली यू आर एलिजिबल फॉर आईजेएसओ। ये 4 स्टेजेस क्रॉस करोगे। पहला जैसे नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, जिसको NSCGS बोलते हैं, देन वी हैव INJSO बोलते हैं, देन OCS कैंप में होती है, देन प्री डिपार्चर ट्रेनिंग होती है, और फाइनली अगर ये स्टेज आप क्रॉस करते हो देन फाइनली आप आईजेएसओ के लिए अपियर होते हो। तो देखिए, ये इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको देख के लग रहा हो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम लोग, तो वहां पे जाने का चांसेस बहुत ही कम है। ऑब्वियसली यस, आई एग्री, मैं आपको झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा, वहां पे जाने का चांसेस बहुत ही कम होता है कि फाइनली अगर आप देखोगे, मैं आपको बताऊंगा 6 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड अक्रॉस द कंट्री टू रिप्रेजेंट इंडिया। सिर्फ 6 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं और वो फाइनली वहां पे जाते हैं। तो चांसेस कम है, फिर भी अपने को एग्जाम देना है। तो एक यही चीज आपको मैंने बोला कि जिस जो आईजेएसओ का ऑब्जेक्टिव है कि क्यों देना है, तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो होता है, जो साइंटिस्ट वाली फीलिंग होती है, ये आपके अंदर 9th क्लास में डेवलप हो जाए, इसलिए हम लोग ओके। सो 1 बाय 1 हम लोग इस स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि ये स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, कैसे वहां तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेज 1। अब स्टेज 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि स्टेज 1 कौन से मंथ में होता है। तो ये कोविड के कारण थोड़ा सा एग्जाम का शेड्यूल एंड ऑल डिस्टर्ब हो गया है, बट अगर कोविड नहीं होता और सब कुछ परफेक्ट चलेगा, तो जो स्टेज 1 दैट इज NSCGS जो होती है, ये नवंबर या यू कैन से नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक के अराउंड होता है। जनरली जैसे आप 20 की बात करोगे, 2020 की बात, 19 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो अराउंड 17th नवंबर एग्जाम हुआ था। तो 17th नवंबर होता है। अब ये एग्जाम कहाँ पे होता है? अगर ये एग्जाम कहाँ पे होता है, तो ये इसके पूरे इंडिया में अक्रॉस देयर आर मोर देन 1500 सेंटर्स
और कहीं नहीं आपको आसपास के स्कूल्स में इसके सेंटर्स होते हैं, वहां पे आप अपियर हो सकते हो। ये तो हो गई बात कि कहाँ पे जाना, एग्जाम क्या होता है। कमिंग टू द सिलेबस, सबसे बड़ा जो टेंशन होता है, ये जो आप इंटरनेशनल ओलंपियाड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो कि सिलेबस क्या है, तो आप अगर वेबसाइट चेक करोगे, जो NSCGS जो एग्जाम है वो IAPT जो एक एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजिक्स टीचर, वो कंडक्ट करती है। और उसकी वेबसाइट अगर आप देखते हो तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज सिलेबस अप टू 10th क्लास। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता कि ये 10th क्लास तक सीमित नहीं होता एक्चुअली ये एग्जाम। 10th क्लास अगर आप इसके क्वेश्चंस के लेवल देखोगे तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 12th में आपको पढ़ाए जाते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 11th में पढ़ाए जाते हैं। तो मतलब ये बोला जरूर जाता है कि 10th तक है, बट एक्चुअली ये 10th तक नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होगा कि अगर 10th तक सिर्फ स्कूलिंग के बुक्स पढ़ के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्रीमियम एग्जाम है, और प्रीमियम एग्जाम को टैकल करने के लिए, क्रैक करने के लिए एक प्रीमियम बैचेज होगी। तो DFC ने लास्ट ईयर ही प्रीमियम बैचेज दैट इज 9th एडवांस बोल के एक बैचेज लॉन्च की है, जो एक स्पेशल फोकस करेगी ऐसे ओलंपियाड, जैसे एक एग्जांपल हो गया IJSO, मैथमेटिक ओलंपियाड, ऐसे एग्जाम के लिए फोकस करेगी। और उस बैच का जो सिलेबस है, ये जो पूरी टीम आपने देखा जो अपने अपने फील्ड के माहिर आदमी है, इन्होंने बैठ के पूरे जो पास्ट ईयर के पेपर्स है उसको एनालाइज किया और एक डिजाइन सिलेबस बनाया कि अगर आप ये सिलेबस करते हो तो आई विल नॉट से कि 100% दैट इज द 100%, बस आई कैन से विद गारंटी कि आप मोर देन 85% चीज आप कवर करोगे अगर DFC के साथ 9th क्लास के जो एडवांस बैचेस है जो 18 मई से जो लॉन्च होगी, अगर उसमें इनरोल होते हो तो। अब इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो बेसिकली बोला जाता है कि वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे हर साल ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पहले ही बोला गया ये कि ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए जिनका साइंस में इंटरेस्ट है, जिनको साइंटिस्ट बनने का ख्वाब है, जिनको एक रिसर्च फील्ड में जाना है। तो ये टेंटेटिव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स को कवर करती है। रफली इक्वल वेटेज होता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन वेरी। मैं थोड़ा सा आपको डाटा दूंगा, लास्ट ईयर के पैटर्न की बात करेंगे। अगेन हर साल 1-2 साल पे चेंजेस होती है पैटर्न, बट अगर लास्ट ईयर के पैटर्न अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर we have around 80 MCQs I mean to say multiple choice questions। इसमें एक ही सिंगल करेक्ट आंसर होता है। टोटल मार्क्स मतलब पर क्वेश्चन अगर देखोगे 3 मार्क्स 240 मार्क्स के। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नेगेटिव मार्क्स, ये थोड़ा इजी लेवल होता है, लेवल 1 होता है, थोड़ा इजी होता है। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है और आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं टू कंप्लीट दिस पेपर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, अगर एग्जाम पैटर्न देखें तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो एग्जाम है, जो एग्जाम पैटर्न की बात की कि दीज आर द एग्जाम। अब सिलेबस जैसा कि ऑलरेडी आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो ये आपके मन में जरूर क्वेश्चन चल रहा होगा कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो स्टेज 1 की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो DFC का अगर आप देखोगे मटेरियल दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप उतना कर लो, क्योंकि कोई भी कोचिंग ये नहीं है ये बोल सकती है कि दिस इज द परफेक्ट सिलेबस, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बोल सकता, क्योंकि इनफैक्ट जो इसकी मेन गवर्निंग बॉडी है IAPT, वो भी एग्जैक्ट सिलेबस नहीं बोलती है। वो बोलती है अप टू 10th क्लास, जो बेसिक्स है आपको सब कुछ आना चाहिए, बट दैट इज नॉट अगेन। तो यहाँ पे आपको DFC बहुत हेल्प करेगी। आपको आगे निखिल सर बताएंगे कि कैसे होगी आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये है स्टेज 1। अब हम लोग जब बात करते हैं स्टेज 2 की बात करते हैं, तो देखिए स्टेज 1 में मैंने जैसे बोला आपको कि स्टेज 1 जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कितने लोग पूरे इंडिया से क्वालिफाई। लास्ट ईयर का डाटा देता हूँ, देयर आर अराउंड 60 to 80,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे स्टेज 1 में। कभी कभी 1 लाख के आसपास भी फिगर जाती है। और इसमें से फाइनली रफली यू कैन से 300 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है फॉर स्टेज 2। ये 300 और 300 स्टेज 2 के लिए अपीयर करते हैं। अब स्टेज 2 अगर आप बोलोगे, मैं अगर आपको बताऊंगा एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं स्टेज 2 आपको समझाऊंगा तो स्टेज 2 इज जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड है, दिस इज इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड। मतलब जो जैसा लेवल इंटरनेशनल वाले का लेवल होता है, सेम इट इज फॉर इंडिया ऑल्सो। तो हम लोग उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे, और ये काफी क्रिटिकल लेवल होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट बोलने का मतलब आपको डरा नहीं रहा हूँ, पहले मैंने बोला कि ये काफी चैलेंजिंग होगा, बट डिफिकल्ट तो है ही। बट अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का एग्जाम्पल आप लो, तो ऐसे जनरली अपने को मिलते नहीं है स्टूडेंट कि आसपास। अगर देखोगे लास्ट ईयर नांदेड़ का एक स्टूडेंट गोल्ड मेडल तक गया था। ओके, तो आप भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, आप में से ही कोई जाता है। मैं जैसे आपको पहले ही बोला कि जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था, तो देखे थे स्टूडेंट जो कैंप तक, गोल्ड मेडलिस्ट मेरा बहुत क्लोज तो नहीं था, बट एक दो फ्रेंड था जो कैंप तक पहुंचा था, थर्ड लेवल जिसको बोलते हैं हम लोग कैंप तक। तो नॉर्मल स्टूडेंट है, ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये प्लूटो से जुपिटर से ऐसा, दे आर नॉर्मल स्टूडेंट। ओके, तो हम लोग स्टेज 2 का सिलेबस की बात करें, अगेन सेम है, ऐसा कोई डेफिनेट सिलेबस यहाँ पे नहीं होता है, आपका ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, 10 तक बोला जाता है। बट ये थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये आपका आपका फास्ट जो होता है ना, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्पीड भी चाहिए होती है, एक्यूरेसी भी चाहिए होती है। जैसे फर्स्ट लेवल की अगर आप बात करते हो, तो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जो लेवल है ना, ये अगर आप देखोगे स्पीड तो है ही, उसके ज्यादा जो फोकस किया जाता है एक्यूरेसी पे, कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में कैसा है, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो अच्छे से डेवलप हुए कि नहीं, या आप सिर्फ रट के आगे बढ़े हो, सिर्फ चीजों को याद करके आगे बढ़े हो, आप चीजों को अप्लाई करना जानते हो कि नहीं, कि आपने जो सीखा उसको रियल लाइफ में यूज करना जानते हो कि नहीं। जैसे आप देख सकते हो, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वहां पे कैसे एग्जाम्पल देते हैं, मतलब तो बहुत शॉर्ट एग्जाम्पल था कि जो हम लोग क्लास में सीखते हैं उसको कैसे रियल लाइफ में, तो वो अगर टेक्निक आपको आ जाती है तो you will fit perfect in the second level of IGSO. तो सिलेबस ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, अगेन हियर योर DFC will going to help you lot. Now पैटर्न अगेन हर साल इसका पैटर्न चेंज होते हैं। लास्ट ये जो पैटर्न है 2020 का बता रहा हूँ मैं, इससे थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था 2019 में। तो 20 का भी पैटर्न की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें वी हैव 3 सेक्शंस। ये पहला सेक्शन था स्ट्रेट क्वेश्चंस, सिंगल चॉइस क्वेश्चन, यू कैन से एससीक्यू सिंगल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल आंसर। ओके, तो स्ट्रेट जो क्वेश्चन था, जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि आपको कोई भी 2 आंसर नहीं मिलेंगे, एक क्वेश्चन के एक ही ऑप्शन मैच करेंगे। जब हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस की बात करते हैं, चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये बहुत ही क्रिटिकल होता है कि वहां पे हो सके आपका चारों ऑप्शन। एक्चुअली ये जो पैटर्न होता है, ये जेई एडवांस का पैटर्न होता है। आपको अगर बता दूं मैं, आगे जिन लोगों का सपना होगा आईआईटी में जाने का, ये जो मल्टीपल आंसर टाइप होता है जिसमें एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, ये जेई एडवांस का पैटर्न होता है, वहां से ही कॉपी किया गया है। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन होते, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का। आप देखो 15 क्वेश्चन स्ट्रेट सिंगल, मतलब वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी कम होगी, बट ये 9। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और जो मल्टीपल आंसर है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिंगल में देयर इज नेगेटिव मार्किंग। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ, ये इनफैक्ट आईआईटी में पहले हुआ करता था, अब ये आईआईटी में भी पैटर्न नहीं है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू रीच टू द आंसर दैट इज इम्पोर्टेंट। आपने आंसर तक कैसे पहुंचा, इस कभी कभी इसका पैटर्न डायरेक्ट होता है कि आप एक नंबर फिल कीजिए, या कभी कभी आपको एक एग्जाम एक एनालिसिस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये बहुत सारे क्वेश्चन है, यस नो फॉर्मेट में आप दीजिए, या तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो इसमें क्या है कि अगर आप फाइनल आंसर तक नहीं भी पहुंचे, बट अगर आप स्टेप्स कुछ ऐसा लिख रहे हो जो कि आपको आंसर तक ले जा सकता है, उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल होता है। और यहाँ पे अगर डीएफसी अगर देखोगे, आप अगर ज्वाइन करते हो 9th एडवांस बैच अगर ज्वाइन करते हो, जो कि प्रीमियम बैच है फॉर दिस आईजेएसओ और आरएमओ के लिए प्रीमियम बैचेज है, वहां पे आपको जे एडवांस पैटर्न पे भी हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का मौका आपको वहां पे मिलेगा और प्रैक्टिस मिलेगी। ये ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट,
ओके सो ये जो स्टेज 2 की बात किया मैंने, तो स्टेज 2 अगर आप देखोगे, स्टेज 2 में भी एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ। जनरली क्या होता है जब सिलेक्शन की बात आती है, जो मैंने बोला 300 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, तो ये सिलेक्शन बहुत सारी क्राइटेरिया पे डिपेंड होती है। ये एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर स्टेट को अपॉर्चुनिटी मिले पार्टिसिपेट करने का, एक रिप्रेजेंटेटिव देने का। तो स्टेट वाइज कोटा भी होते हैं यहाँ पे, फिर आपके जो मार्क्स को कोटा होता है, फिर एक इंडिविजुअल का कोटा होता है, और ये सब आप क्लियर करते हो, देन फाइनली उस स्टेज में आते हो। अब जब आप स्टेज 2 क्वालिफाई करते हो, नाउ द मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट चैलेंजिंग एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, दैट इज स्टेज 3। अब फ्रैंकली स्पीकिंग इसके बाद कोचिंग का कोई रोल नहीं है। स्टेज 3 में अगर आप स्टेज 3 तक पहुंचते हो, यहाँ पे पूरे इंडिया से रफली 35 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, और दे आर बेस्ट इन द कंट्री। They are best, they are the, you can say, top class student from the country। 35 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, और वो 35 स्टूडेंट की अगर बात करते हो आप, तो 35 स्टूडेंट का रिगरस ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है। ये 35 स्टूडेंट जो आपको मिले हैं, ये यहाँ तक आए हैं, तो उनमें कोई अलग सा पोटेंशियल जरूर होगा। तो मैं आपको एक जस्ट बोलता हूँ कि अगर आप स्टेज 3 तक भी पहुंच गए, तो एक अपने में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। यू कैन बी ए रोल मॉडल फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर कम्युनिटी, इनफैक्ट फॉर औरंगाबाद, फॉर मराठवाड़ा रीजन आप एक रोल मॉडल हो सकते हैं। आप बोल सकते हो कि मैं स्टेज 3 पूरे इंडिया में, इनफैक्ट 9th क्लास में ही 35 लोग में मैं सिलेक्ट हुआ, तो एक अलग ही पहचान की बात आ जाती है 35। अब जो ये 35 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, तो ये अब किसी कोचिंग क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या आपके पापा मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब आप किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब आपको उसके हिसाब से ट्रेन करना है, जो आपको IJSO तक ले जाए, जो आपको इंटरनेशनल ओलंपियाड, जो इंडिया की रेपुटेशन की बात है वहां। तो अब आपकी ट्रेनिंग जो होगी किनके हाथों में होगी? इंडिया के वेल रिनोन्ड साइंटिस्ट, एक अपने एजुकेशन फील्ड के अपने अपने माहिर आदमी। कभी कभी एक बाहर से भी लोग आते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उन लोग के हाथों, उन लोग के साथ आपको पूरा रूबरू कराया जाता है। तो ये जो कैंप इवेंट है, जैसा मैंने बोला कि जो स्टेज 1 नवंबर मंथ में होता है, स्टेज 2 की बात करें तो जनरली जनवरी लास्ट या फेब स्टार्ट में होता है। स्टेज 3 की अगर बात करते हैं हम लोग, तो स्टेज 3 जो ओरिएंटेशन है ये अप्रैल में जून तक होता है। ये जो इसका ड्यूरेशन है 2 to 3 वीक्स का ड्यूरेशन होता है। और इसमें क्या किया जाता है, स्टूडेंट को, आप बहुत सारे आपने MCQs क्वेश्चन देखा होगा सब, अब वो सब का यहाँ पे टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ही फ्रैंकली स्पीकिंग टेस्ट होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग की, कि आप जो एक्सपेरिमेंट, जो फाइनल लेवल पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो क्या, क्या आप सोफिस्टिकेटेड टूल्स, लैब इक्विपमेंट्स को हैंडल करने आपको आता है क्या, जो एक इंस्ट्रूमेंट कैसे हैंडल करना चाहिए, उससे क्या रिजल्ट होगा एक्सपेक्ट, वो आता है क्या, ये सब चीज यहाँ पे सिखाया जाता है। और जो फाइनली जो कैंप होता है, इसका जो कंक्लूजन होता है, जो फाइनल जब हम लोग लास्ट डे पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक लेक्चर होता है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली अटेंड किया था बैंगलोर में, मैं नहीं था उसमें, बट जो लोग थे, मैं ओलंपियाड विनर ऐसा कुछ नहीं था, बट मैं आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट कैंप। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दुनिया भर से इमिनेंट साइंटिस्ट, इंडिया के इमिनेंट साइंटिस्ट लोग आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो दैट्स व्हाई मैं बोला कि अगर कैंप इवेंट तक ही आप पहुंच गए, दैट इज अ बिग अचीवमेंट। नाउ अब कैंप इवेंट के बाद की बात करते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब आती है बात स्टेज 4 की। तो मैंने आपको बोला क्या, ये स्टेज 4 से पूरे इंडिया से 35 स्टूडेंट जो कि एक कैंप, और ये होगी कहाँ, आपके मन में भी ये क्वेश्चन चल रहा होगा। तो जैसे मैंने बोला कि पहला एग्जाम है जो आपको मैंने बताया NSCGS, वो IAPAT कंडक्ट करती है, इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजिक्स टीचर। बाकी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 जो है, ये सभी एग्जाम को कंडक्ट करती HVSC, ओके, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस ट्रेनिंग। ओके, ये एग्जाम कंडक्ट करती है पूरे एग्जाम। तो उन्हीं के सेंटर बॉम्बे में पूरे आगे स्टेज 3, स्टेज 4 जो कैंप लगेगी सभी बॉम्बे में होगी। तो स्टेज 4 में क्या होगा, अब दिस इज प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप। प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप जो 35 स्टूडेंट थे जो आपने देखा कैंप में लेवल 3 में थे, उसमें से 6 क्रीमर्स, 6 आई एम टॉकिंग 6 क्रीमर स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है
4th राउंड के लिए, जो कि फाइनली रेडी होंगे, दे आर रेडी टू लॉन्च, दे आर रेडी टू यू कैन से स्पार्क फॉर इंडिया, और यू कैन से दे आर रेडी टू रिप्रेजेंट इंडिया, जो कि फाइनली 4th लेवल में आएंगे। और एक कौन कंडक्ट करेंगी? अगेन HBCSE, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ये कंडक्ट करेगी पूरा। उनके पास एक अलग ही लैब सेटअप है जो सिर्फ इसके लिए डिजाइन किए है, क्योंकि ये एग्जाम इंडिया की रेपुटेशन की बात होती है। इसमें गोल्ड मेडल जीतना ओलंपिक से कम नहीं है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन की बात करो, गोल्ड मेडल जीतना, सिर्फ इंडिया से 6 लोग सिलेक्ट होते हैं, और ओलंपिक्स में देखोगे इतने सारे कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 6 लोग में से गोल्ड मेडल लाना, तो दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू यू कैन से एजुकेशन फील्ड में ओलंपिक जीतना जैसे बात आती है। तो इसलिए वेल डिजाइन लैब है HBCSE के पास बॉम्बे सेंटर पे, जिसके TIFR के अंदर आती है, ये टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, उसके अंदर आती है। तो वहाँ पे आपको अगेन अपने अपने फील्ड के जो माहिर है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी, ये सब आपको रिसर्च लैब से आपको बताएंगे क्या टूल्स होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है, ये सब आपको फाइनली बताएंगे कैंप इवेंट। तो ये आप 6 स्टूडेंट, दे आर रेडी टू लॉन्च, दे आर रेडी टू डिपार्ट, दे आर रेडी टू रिप्रेजेंट इंडिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जब हम लोग कैंप इवेंट ये फाइनली आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिस इज द बिग शो गेम, फाइनल मैच आ चुका है, स्टेज 5 इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। ये जो 6 लोग को जिसको सेलेक्ट किया गया है, 6 लोग के साथ 2 या 4 टीचर्स होंगे या मेंटर्स होंगे। पूरी इंडिया की कंटिजेंट होती है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो पार्टिकुलर जिस साल का जिस कंट्री में उनको भेजा जाता है, और फाइनली वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे एग्जाम का पैटर्न ये अभी आपको बताने के ऐसे कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचते हो तो आपको ऑब्वियसली सब कुछ पता रहेगा, बट जस्ट यू मस्ट नो दीज थिंग्स कि क्या है ये। तो यहाँ पे 2 तरह के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल एग्जाम्स की बात करें तो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल टेस्ट होती है। ये बहुत चैलेंजिंग नहीं होता है। जो इसका सेकंड पार्ट होता है, पर्सनली स्पीकिंग, ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। इसके क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है जिसका रिजल्ट भी नहीं आया हुआ, वो चीज आपको दिया जाता है कि आप प्लीज इस चीज पे करके बताइए, इसको एक्सपेरिमेंट करके बताइए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके बारे में, आप इसके बारे में क्या जानते हो, आप कहाँ तक पहुंच पाए। तो ये आपको डे टू डे लाइफ से जो आपने सीखा है, जो टेक्निक लैब में सीखा है, जिस नॉलेज गेन किया है, उसको कैसे यूज करेंगे, ये चीज बताया जाएगा आपको। ये चीज का एग्जाम होगा, दैट इज इन द प्रैक्टिकल एग्जाम। और फाइनली ये होने के बाद आप एग्जाम होगा फाइनली। अब रिजल्ट की बात आएगी तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब देखो जैसे इंडिया की बात करता हूँ मैं, कि वहाँ पे जब लोग आते थे, यार मोर देन 70 कंट्रीज और ये 85 पॉपुलेशन, मतलब जस्ट आपको बता रहा हूँ मैं कितना डिफिकल्ट है ये यहाँ पे जाना और यहाँ तक पहुँचना। लास्ट ईयर ही अगर बात करें, इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था 2019 में इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड में। और एक अगर आप बात करते हो ना, ट्रेनिंग कैंप की बात करते हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इंडिया खाली हाथ लौटता है। हर साल मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में एक स्टैटिस्टिक बताऊंगा मैं, हर साल इंडिया को कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। कभी भी ये बहुत ही रेयर केस है जो इंडिया खाली हाथ लौटी है। तो कुछ ना गोल्ड मिले, सिल्वर मिले, कुछ ना कुछ ब्रॉन्ज मिले, या इसके अलावा अगर आप देखोगे, आप कभी आपको मौका मिले, आप DFC आ सकते हो, इससे नॉलेज ले सकते हो DFC हेल्पलाइन नंबर पे। अगर आप इसके बारे में देखोगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को गोल्ड मेडल तो नहीं मिला, बट ड्यू टू सम important analysis, particular experiment, स्पेशल अवार्ड, स्पेशल मेंशन मिला बहुत सारे स्टूडेंट को बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये भी पार्ट होता है। नाउ एक डाटा आपको बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अगर ये डाटा देखते हो, ये जूनियर साइंस ओलंपियाड की डाटा नहीं है, ये ओवरऑल जो साइंस ओलंपियाड होती है। साइंस ओलंपियाड की अगर आप बात करते हो तो वी हैव मैथमेटिक्स ओलंपियाड। 9th में आप नहीं दे सकते हो, मैं आगे की चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एग्जाम देते हो तो उसका जरूर बेस क्रिएट करता है। आपको DFC ये बेस क्रिएट करके देती है, सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर 10th के बाद जो एग्जाम है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो गया, या केमिस्ट्री ओलंपियाड हो गया, या फिजिक्स ओलंपियाड हो गया, या एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड हो गया, इसके लिए आप एलिजिबल हो। डाटा देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर इंडिया। इतना तो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल नहीं जीतते होंगे। गोल्ड मेडल इतने सारे मिले इंडिया को, इतने सारे सिल्वर मेडल मिले, ब्रॉन्ज मेडल मिले। जो मैंने बोला ना, ऑनरेबल मेंशन, ये और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबको नहीं दिया जाता है।
ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है, जो एक अलग ही पहचान, ये अलग ही मेथड से कुछ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। आप अगर सपना रखते हो, अगेन वही बात आ जाती है, डीएफसी की सपना है ड्रीम हाई, और इस सपने में आपका अगर योगदान हो जाए तो ऑब्वियसली वी विल ड्रीम हाई एंड वी विल अचीव इट। और जो औरंगाबाद, अगर आप देखोगे रिसेंटली, मुझे ऐसा कोई याद नहीं है जिन्होंने ओलंपियाड या इतने बड़े लेवल पे, थर्ड लेवल या फोर्थ लेवल पे क्वालिफाई किया है। आप उस चीज में, आप जो अभी मैंने फोटो दिखाया उसमें से आपका एक फोटो हो सकता है, आप उस फोटो में नेक्स्ट ईयर हो सकते हो। नाउ ये तो मैंने जूनियर साइंस ओलंपियाड की बात की। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये जो मैथ ओलंपियाड होती है, तो मैथ ओलंपियाड को बताने के लिए, पूरा डिटेल में समझाने के लिए मेरे साथ जो एक्सपर्ट पैनल में श्रीकांत करवा सर, वो आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग मैथ ओलंपियाड तक जा सकते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस, जैसे मैंने वन बाय वन। नाउ कमिंग पासिंग टू द श्रीकांत सर। Thank you, Vikas sir. Good evening, all of you. तो जैसे कि IGSO के बारे में काफी डिटेल में आपने स्टेजेस उसके समझ कर लिए है, बिल्कुल उसी पैटर्न में भी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के भी कुछ स्टेजेस होते हैं, राइट। तो अगेन इंटरनेशनल लेवल पर जाने से पहले हर कंट्री अपना एक खुद का कुछ पैटर्न बनाती है, राइट। जो अगेन 6 स्टूडेंट्स इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे IMO में, जो अलग अलग कंट्रीज में हर साल जो है कंडक्ट किया जाता है, राइट। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मैथमेटिकल कंपटीशन। अगर आपने मैथमेटिक्स की कोई भी मैथमेटिक्स जिसमें होता है जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट, तो आप पूरे इंडिया के पेपर्स देख लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, उसमें अगर आपको डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा दिखेगा तो वो इस एग्जाम के थ्रू है, राइट। इस एग्जाम के जो स्टेजेस है उनमें मैथमेटिक्स जो लवर्स है उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम है, कि भाई जिनको मैथ्स अच्छा लगता, मैथ्स में कुछ चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। एंड डेफिनेटली इसमें मेहनत भी काफी लगती है अगर इसके स्टेजेस को क्रैक करना है तो, राइट। तो अपन वन बाय वन समझ के लेते हैं कि IMO में, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है IMO का, तो अगेन स्पॉट मैथमेटिकल टैलेंट अमॉन्ग प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मतलब 12th या 12th के पहले तक के स्टूडेंट्स में भाई ऐसे टैलेंट को ढूंढना जो जिनका मैथ्स काफी अच्छा है, राइट। तो इसके भी कुछ स्टेजेस है, वन बाय वन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट इज, अब जैसे ये छठे स्टेज में जाके आप IMO में अपीयर होते हो, राइट। तो फर्स्ट 5 स्टेजेस जो है इंडिया ने बनाया है कि भाई अगर आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो इनको क्वालिफाई करना है। तो स्टेज 1 की अगर मैं बात करूं तो दैट इज प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, प्री RMO, राइट। देन अगेन उसके बाद है RMO। तो ये प्री RMO क्या है, RMO के पहले वाला स्टेज, नाम भी सजेस्ट कर रहा है वैसे, इट इज प्री, राइट। तो प्री RMO, तो RMO के पहले की एक लेवल रहेगी प्री RMO, एंड देन RMO, देन थर्ड स्टेज नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड इंडियन, राइट, INMO, राइट। देन उसके बाद जो भी स्टेज 3 में क्वालिफाई होंगे वो उनके लिए कैंप कंडक्ट किया जाएगा, ट्रेनिंग कैंप। उनमें से भी कुछ लोगों को सिलेक्ट करके एक प्री डिपार्चर कैंप रहेगा जो सीधा स्टेज 6 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो स्टेज 1 की अगर मैं बात करूं तो दैट इज प्री RMO। अब देखिए सबसे पहली बात, प्री RMO कौन कौन दे सकता है, राइट। तो आपको पहले ही बता दूं कि 8th का स्टूडेंट भी उसको दे सकता है, 9th का स्टूडेंट भी दे सकता है, 10th का भी दे सकता है, 11th का भी दे सकता है, 12th का भी दे सकता है। 8 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स इसके लिए अपीयर होते हैं, राइट। और ये वही लोग होते हैं जिनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग भी है, राइट, या मैथ्स में मेहनत करके और आगे बढ़ना है, राइट, वो लोग ये एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इट इज बेस्ड ऑन क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक, मतलब क्लास 8 का भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरूरी है, राइट। तो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का जो सिलेबस है उसको ये कवर करता है। और क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा ये कोई नहीं बता सकता। तो एक बट जनरल आइडिया होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम हो गया, राइट, थ्योरी ऑफ काउंटिंग हो गया जिसको अपन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस भी बोलते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है
या ज्योमेट्री हो गया, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल सर्कल, राइट, इनके सिंपल लेवल से लेके डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चंस प्री आरएमओ में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इस स्टेज पर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर 0 से लेके 99 तक, यानी कि सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में आंसर आ सकते हैं। इस तरीके के उस एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 30, टोटल मार्क्स 102, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इसमें, एंड ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स का होता है। अब आप सोच रहे होंगे 30 क्वेश्चन और 102 मार्क्स, ये किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, राइट? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं, जो काफी सिंपल होते हैं, 9th के लेवल के या 10th के लेवल के सिलेबस पे बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस देन आगे जाके 3-3 मार्क्स के भी हो जाते हैं, जो थोड़ा सा 10th और 11th के लेवल से होते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस 5 मार्क्स के भी होते हैं, जो 9, 10th, 11, 12 सारे सिलेबस पे मतलब मिक्स होते हैं, राइट? एंड 5 मार्क्स के ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आप नहीं कर सकते हो या डिफिकल्ट होते काफी, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जितना तुमने पढ़ा है, राइट, जो भी तुमको पढ़ाया जाएगा, अगर उसको तुम अच्छे से पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, तो अगेन तुम लोग जो है 102 मार्क्स में से कट ऑफ तो क्लियर कर ही सकते हो, और मतलब रैंक भी बहुत अच्छा आ सकता है इसमें, राइट? तो अगर इसके मैं कट ऑफ की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल 102 मार्क्स का पेपर है, राइट? तो महाराष्ट्र और गोवा रीजन जो है, इसमें जब तुम अप्लाई करोगे या तुम एग्जाम के लिए अपीयर होगे, तो महाराष्ट्र और गोवा रीजन को देखा जाएगा, एंड उसमें से कुछ टॉप 300 स्टूडेंट्स को स्टेज 2 अपीयर होने के लिए बोला जाएगा, राइट? मतलब वो क्वालिफाई होंगे स्टेज 2 के लिए। और कट ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज अराउंड 15 to 20 मार्क्स, राइट? 15 मार्क्स भी हो सकता है कट ऑफ, 20 मार्क्स भी हो सकता है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ पेपर, 25 मार्क्स भी हो सकता है, राइट? तो आप सोच सकते हो 102 में से अराउंड 25%, राइट, 25% इज कट ऑफ। तो आप सोचो लेवल क्या रहता होगा उस एग्जाम का, राइट? और ये प्री स्टेज 1 है, प्री आरएमओ, ठीक है? तो इट इज अगेन टफ एग्जाम, बट लोग देते हैं। 8 स्टैंडर्ड का भी बच्चा सिलेक्ट हो सकता है, होता भी है, राइट? आरएमओ भी क्रॉस करके आगे स्टेज 3 तक भी 8 के बच्चे जा सकते हैं, राइट? बस जरूरत है एक प्रॉपर डायरेक्शन की, प्रॉपर सिलेबस समझने की, राइट? तो ये तुम्हारा स्टेज 1 हो गया। देन आता है स्टेज 2, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, राइट? तो सिलेबस की अगर बात करूं, जैसे कि मैंने बोला 300 स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट करेंगे प्री आरएमओ से, हर रीजन से, राइट? एंड देन वो आरएमओ देंगे। अब आरएमओ देते वक्त सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज होता है कि कुछ टॉपिक्स है जिनके और एडवांस लेवल पे, कुछ सब टॉपिक्स पे अपन फोकस करते हैं, राइट? एंड उनके जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सेप्शनली हाई होते हैं डिफिकल्टी लेवल में, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है ना? तो इसका अंदाजा आप उसके एग्जाम पैटर्न पर से लगा सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 6 रहेंगे, 102 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन 17 मार्क्स का होता है, एंड ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स का रहेगा। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टाइप होता है, मतलब क्या, जैसे स्कूल में तुम लिखते हो ना भाई कि क्वेश्चन दिया पूरा स्टेप मार्किंग, एक एक मार्क भी कट होता है तुम्हारा अगर तुमने स्टेप नहीं लिखी, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे रहता है। तो अब यहाँ पर पिछले बार मान लो कोई गलती से प्री आरएमओ में तुक्के मार्क के आ गया, उसको 2-2, 3-3, 5-5 मार्क्स मिल गए, सिलेक्ट भी हो गया वो आरएमओ, लेकिन यहाँ पे नहीं बच सकता फिर वो। 6 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जिनके लिए तुमको 3 आवर्स का टाइम दिया है। आप सोच लो, मतलब क्वेश्चन 17 मार्क्स का है, उसके स्टेप्स कितने अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए, तुम्हारा फाइनल आंसर भी सही आना चाहिए। नो डाउट फाइनल आंसर अगर गलत हो जाता है तो स्टेप मार्किंग, स्टेप्स अगर सही है तो भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, पार्शियल मार्किंग भी उसमें ऑप्शंस रहते हैं, राइट? तो अगर आपको जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनका डिटेल में नॉलेज नहीं है, राइट, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, राइट, अगर वो नहीं मालूम है तुम लोगों को, तो ये एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। बट अगेन अगर तुमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है इस एग्जाम के लिए, अगर प्री आरएमओ क्रैक करते हो एंड देन आरएमओ के लिए अपीयर होते हो, 6 क्वेश्चंस यानी कि 6 टॉपिक्स मान लीजिए, राइट? जो 2-3 तो टॉपिक मैंने बताई दी, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन फिक्स होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक तुम्हारा ज्योमेट्री का, एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, है ना? तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन तो इसी के हो गए, और अलजेब्रा में से 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस तरीके का तुम्हारा लेवल होता है एग्जाम का, जो क्रैक करना काफी मुश्किल है, राइट? तो हर रीजन से अराउंड 30 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं। ओवरऑल कंट्री में 900 स्टूडेंट्स को स्टेज 3 के लिए मतलब बुलाया जाता है भाई, स्टेज 3 के लिए अपीयर होने के लिए कहा जाता है। पूरे कंट्री में से 900 लोग अराउंड आईएनएमओ के लिए अपीयर होते हैं, राइट? इस
एग्जाम की भी अगेन आप देख सकते हो पैटर्न जो है एग्जाम का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6, 102 मार्क्स अगेन 17 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन, लेकिन टाइम जो है अभी 1 आवर और बढ़ा दिया, 4 आवर्स का ये एग्जाम होता है। तो अगेन डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, सिलेबस लगभग वैसा ही होता है, बस डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं ना, कि और कितना अच्छे से, और इन 900 लोगों में से तुमको भाई बहुत लोगों को हटाना है और कुछ क्रीमर्स को और मतलब सिलेक्ट करना है, राइट। तो इस एग्जाम के बाद 35 स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई कर पाते हैं स्टेज 4 के लिए। एंड देन यहाँ पर आईएमओ के लिए ट्रेनिंग कैंप होता है, IMOTC, राइट। तो इस कैंप में अप्रोक्सीमेटली 35 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, राइट। उनके कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, राइट। अलग अलग जगह से, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हेड, जैसे मान लीजिए पुणे में M प्रकाश है, जो मतलब उनका इंस्टीट्यूट चलाते हैं, राइट। एंड उनका मैथ्स में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, मतलब अराउंड 35 या 40 इयर्स में भी, राइट। तो उनको जैसे बुलाया, या और कोई ऐसा जो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है उनको बुलाकर लेक्चर्स होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, राइट। एंड देन उन 35 लोगों में से बेस्ड ऑन कैंप का परफॉर्मेंस, राइट, 6 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दैट इज स्टेज 5। उसमें देन प्री डिपार्चर कैंप है, तो 8 से 10 दिन का ये कैंप होता है। एंड अगेन रिगरस ट्रेनिंग, IMO का एक उनको ओवरव्यू देते हैं वहां पर कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे कैसा एग्जाम का माहौल होता है, राइट। कैसे आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, या किन किन टॉपिक्स पे फोकस रखना है, किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम होने के बाद देन they appear for stage 6, that is international mathematics olympiad। अगेन अगर मैं बात करूं तो इसमें भी पैटर्न वैसे ही होता है, 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, राइट। एंड अगेन टाइम जो होता है 4 या 4.5 घंटे का प्रॉब्लम्स उनको पूछे जाते हैं। तो उसमें मोर देन 100 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करती है। हर कंट्री के 6 स्टूडेंट्स आएंगे, उनके साथ उनके कुछ मेंटर्स रहेंगे, टीचर्स रहेंगे 4 से 5, राइट। तो देन ये जैसे आप फोटो देख सकते हो, इंडिया की टीम थी जो 2019 में IMO में गई थी, राइट। तो अगेन इंडिया की बात करूं तो IMO में काफी गोल्ड मेडल्स मिले हैं, सिल्वर ज्यादा मिले हैं, राइट। बट अगेन यहाँ तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड अगर आप RMO भी क्वालिफाई कर लेते हो तो 9th के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो इट इज मतलब गुड एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे के प्रिपरेशन के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं तुम्हारे 9th के लेवल पे, तो अगर तुम IMO के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, या प्री RMO या IJSO के लिए प्रिपेयर अगर कर रहे हो, राइट, तो साथ ही साथ तुम्हारा होमी भाभा यंग साइंटिस्ट भी कवर होने वाला है उसमें। और आगे जाके 10th का NTSC, और आगे जाके देन 11th-12th में अगर तुम्हारा रिसर्च ओरिएंटेड अगर गोल है, राइट, तो KVPY हो या IIT हो या नीट हो, हर जगह ये काम आएगा। तो बच्चे जो है 8 से इसको देना चालू करते, जस्ट एक्सपीरियंस बोल के, भले ही नॉलेज ना हो, बट स्टिल दे ट्राई, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको एक प्लस पॉइंट वहां पर मिलता है, एडवांटेज मिलता है। सो अगेन आफ्टर दिस आई विल इनवाइट विकास सर। सो दिस यस, थैंक यू श्रीकांत सर। आपने अभी सुना, इससे पहले जब मैंने IJSO के बारे में बताया था, फिर आपने श्रीकांत सर से सुना IMO के बारे में। अब ये जानने के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, सर मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो स्कूल आज तक टॉप नहीं किया, कोचिंग टॉप नहीं किया, फिर इतने बड़े लेवल पे मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों तैयारी करूँ। तो श्रीकांत सर ने भी इसका आंसर दिया था कि क्यों तैयारी करना है, इतने बड़े लेवल की एग्जाम है। फिर मैं तो आपको एक जो सबके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, देखो आप गोल्ड मेडल लो या लो ना लो, दैट डजंट मैटर, आप वहां तक पहुंचो सिल्वर मेडल तक, दैट डजंट मैटर। क्या मैटर करती है कि आपने जो पाथ फॉलो किया है उस पाथ का कुछ एडवांटेज है क्या। तो अगर आप देखोगे कि अगर ये जब एग्जाम्स की बात करते हो आप, ये सब जो IMO हो गया या IJSO की जब आप बात करते हो, और इसके जब प्रोसीजर में आते हो, आप वेल डिफाइंड पैटर्न पे आते हो, एक पार्टिकुलर गाइडेंस फॉलो करते हो, तो इनके जो अचीवमेंट है, जो सेल्फ अचीवमेंट है, ये आपको आगे जाके बहुत ही कारगर साबित होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे बहुत
बहुत लोग का सपना होगा कि IIT में जाए, नीट के एग्जाम दे, या कुछ लोग चाहते होंगे कि KVPY के एग्जाम दे। आपको मैं एक चीज बताता, KVPY के लिए एक चीज बताता, KVPY का जो 11th में जो एग्जाम होता है, तो जनरली नॉट ऑलवेज सिलेबस बहुत ही लेट थोड़ा कंप्लीशन होता है, बट अगर आप 9th से ऐसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो हो सके 10th जाते जाते DFC का अगर फाउंडेशन बैच 10th की फाउंडेशन बैच कंप्लीट होते होते आपका KVPY का सिलेबस पूरा हो जाता है। तो ये नहीं कि आप गोल्ड मेडल ले लो, जैसे कोई भी ओलंपिक, कोई भी आप मान लिया एथलीट है, वो उसको ओलंपिक में जाना है, तो फर्स्ट डे नहीं सोचता कि मैं गोल्ड मेडल ही लूंगा, वो सोचता है कि अपना शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होना चाहिए, पहले मैं स्टेट लेवल पे जाऊंगा, ये जाऊंगा, वो जाऊंगा, तो वहां तक नहीं भी पहुंचे बट एक अलग सा पहचान बन जाता है। तो इसलिए आपको लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एवरेज हो, स्कूल कभी टॉप नहीं किए, इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दैट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। इससे जो आपको एडवांटेज मिलने वाला है, इस रास्ते पे चलोगे जो स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट मिलेगा और जो फाइनली आपको जो फाइनल फ्यूचर सिक्योर करेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये सब देखने के लिए जो ये चीज है, और DFC आपको किस तरह से हेल्प करेगी, DFC का क्या रोल होगा, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा निखिल कपूर सर को, जो आपको बताएंगे कि कैसे ये जो 2 बड़े एग्जाम्स है और बहुत ही डिफिकल्ट है, स्कूल के साथ पढ़ाई करते हुए कैसे क्रैक करें। नाउ सो आई इनवाइटिंग मिस्टर कपूर, निखिल कपूर सर। Yes, okay, thank you Vikas sir. A very good evening, namaskar to all of you. तो देखिए, while preparing for IGSO, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड या फिर मैथ्स ओलंपियाड्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है, अभी आपने देखा है कि इसका जो लेवल है ये काफी ऊपर तक होता है ना। तो यहाँ पर ये जो है, ये अकेले किसी कोचिंग का या अकेले स्टूडेंट का या पेरेंट का काम नहीं है एक्चुअल में। बेसिकली इट्स अ टीम वर्क, ओके, जहाँ पे स्टूडेंट, पेरेंट्स और DFC ये तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली अगर स्टूडेंट में वो कैलिबर है, उसकी इच्छा शक्ति है, सो यू कैन, तो देन द स्टूडेंट कैन क्वालिफाई दीज एग्जाम्स। वो इजीली ये स्टेजेस को क्वालिफाई कर सकता है, बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कैसे बच्चों को गाइडलाइंस क्या क्या होनी चाहिए वो मैं आपको आगे समझाता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा, स्टूडेंट्स का क्या रोल है और DFC क्या रोल करेगी इस तरह के प्रेस्टिजियस एग्जाम्स को अगर क्वालिफाई करना है तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो आती है, दैट इज व्हाट इज द स्टूडेंट्स रोल। ओके, बहुत बार स्टूडेंट्स हमको पूछते हैं, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि अगर आप ये कोर्स को ऑप्ट कर रहे हो तो देखिए ये सोच के ऑप्ट मत कीजिए कि आप एवरेज स्टूडेंट हो या ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आपकी एग्जाम क्रैक करने की इच्छा शक्ति कितनी है ये बहुत मैटर करता है। ओके, दैट्स इट। सो अगर आपका पढ़ाई की तरफ आपका इंटरेस्ट है, आपकी इच्छा शक्ति है, आप इस पर्टिकुलर टफ रास्ते से गुजरना चाहते हो, आपकी इच्छा है, देन यू कैन ऑप्ट दिस। अब इसको ऑप्ट करना है तो आपको कुछ प्रोमिसेस खुद के साथ करने पड़ेंगे, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ करने पड़ेंगे, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा आपको हम सब के साथ। उसमें स्टूडेंट का क्या रोल है, तो सबसे पहली बात, स्टूडेंट का जो शेड्यूल है, ऑलरेडी नेक्स्ट डे, अगला दिन शुरू होने के पहले ही नेक्स्ट डे स्टूडेंट का जो टाइम टेबल है कि स्कूल का टाइमिंग क्या रहेगा, स्पोर्ट्स अगर कोई है, कोई स्टूडेंट्स खेल रहा है तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा, DFC क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, और अपार्ट फ्रॉम दिस उसके सेल्फ स्टडी का टाइमिंग क्या रहेगा, ये सारी चीजें का जो शेड्यूल है ये स्टूडेंट को अगला दिन शुरू होने पहले ही प्लान करना है। प्लानिंग में प्लीज पेरेंट्स को डेफिनेटली मदद करनी है और हेल्प करना है। दूसरी बात, क्लास अटेंड करते समय, ओके, क्लास अटेंड करते समय जो एटीट्यूड चाहिए स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट ने अपने साइड से करना चाहिए, जो ऑनेस्टी बतानी चाहिए, दैट इज मस्ट। वो सिर्फ स्टूडेंट को ही पता होता है, ऑनलाइन लेक्चर हो या क्लासरूम टीचिंग लेक्चर हो। ओके, अगर स्टूडेंट अटेंड कर रहा है तो उसका ऑब्जर्वेशन और उसका लिसनिंग एबिलिटी 100% उसका कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड और टीचर की तरफ होना चाहिए। डेफिनेटली सारी चीजें अगर क्लास में बोली हुई स्टूडेंट कोई भी ध्यान से सुनता है, ग्रास्प करता है, तो क्लास में पढ़ाया हुआ उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि IJSO हो या RMO हो, इनका सिलेबस कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है। स्कूल से लेके 11th 12th तक का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है।
ओके तो इतना बड़ा सिलेबस है और क्लासरूम टीचिंग अटेंड करते समय अगर कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी टॉपिक में अगर आपका ध्यान नहीं है, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आप इरेक्ट स्पाइन रख कर नहीं बैठे हो, लेट कर देख रहे हो, सो कर देख ऑब्जर्व कर रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको आपकी ये जो बेसिक चीज है जो डिसिप्लिन से रिलेटेड है वो आपको बहुत ये करनी पड़ेगी। ओके तो यहाँ पर विद्या उसी को रास आती है जो उसको रिस्पेक्ट से डील करता है। तो अगर आप इस चीज को रिस्पेक्ट से डील करोगे तो डेफिनेटली ये आपके अंदर ऑब्वियसली इनहेरिट होंगी, उतरेगी और आपको चीजें समझ में भी आएगी। नंबर 2, डीएफसी के जो ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं वो इंटरैक्टिव सेशंस हैं। इंटरैक्टिव सेशंस मतलब टीचर अपनी स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं सो दैट टीचर का जो भी लिखा हुआ है स्टूडेंट को दिखता है। और हमारे पास्ट स्टूडेंट्स का ये एक्सपीरियंस रहा है, पेरेंट्स का ये एक्सपीरियंस रहा है कि डीएफसी के जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं उसमें ऐसा फीलिंग आता है कि टीचर जो है बाजू में बैठकर नोटबुक में लिख के सिखा रहे हैं, इस तरह का फीलिंग स्टूडेंट्स को आता है। ओके तो अगर आप ध्यान से दोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। नंबर 2, इंटरैक्टिव सेशंस का मतलब ये है कि स्टूडेंट कभी भी अपना हैंड रेज करके डाउट पूछ सकता है कि सर आपने ये जो बताया ये एक बार फिर से बताते हैं क्या, आपने जो बोला इसमें मुझे ये डाउट है। तब का तब स्टूडेंट का वो जो छोटे मोटे डाउट्स है पढ़ाते समय कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लियर होंगे, क्योंकि इस तरह के एग्जाम को प्रिपेयर करते समय टाइम बहुत मैटर करता है। स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग अगर डिले होता है, अगर स्टूडेंट का डाउट सॉल्विंग 2-4 दिन डिले हो जाता है तो डेफिनेटली एक तो स्टूडेंट वो भूल जाता है कि उसका क्या डाउट था और वहां पर लैक्यूना आ जाएगा। सो ये डाउट सॉल्विंग इंस्टेंट हो रहा है। अब क्लासरूम टीचिंग हो गया, क्लासरूम टीचिंग में डाउट सॉल्विंग हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस टीचर के जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं जो टीचर्स ने क्लासरूम में लिखा के दिए। दैट इज वेरी बेनिफिशियल। हमारे पास स्टूडेंट का पिछले साल कोविड-19 की सिचुएशन में हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स है 2000 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, सबका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबके पास टीचर के हैंड रिटन नोट्स भी है। ओके और वो काफी बेनिफिशियल साबित होते हैं। अब क्लासरूम टीचिंग हो गया, डाउट्स आपने इंस्टेंटली कॉन्सेप्ट्स को देख लिया, क्लियर कर लिया, लेकिन आपको जो एग्जाम देना है इंटरनेशनल जूरियन साइंस ओलंपियाड या रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि हमने आपको सिखा दिया कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है और आपने घर पर जाकर इसका आंसर आपने उसका आंसर एज इट इज उतार लिया। These exams are not these type of exams, okay? Basically, यहाँ पर एप्लीकेशन लगता है, आपने जो सीखा उस आपका एप्लीकेशन ओरिएंटेशन चेक किया जाता है। तो होमवर्क में हम लोग आप लोगों को जो प्रैक्टिस वर्कशीट्स डीपीपीज जो प्रोवाइड करते हैं चैप्टर या बिट खत्म होने के बाद, वो अगर आप सॉल्व करते हो और सॉल्व करने के बाद जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, आपके डाउट क्लियर करते हैं, तब जाके आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है, फिर वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो या बायोलॉजी का हो, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन ये प्रिपेयर हुआ, इसका अभी तक एनालिसिस नहीं हुआ है डीएफसी में। फिर यहाँ पर आपको जितने चैप्टर सिखाए जा रहे हैं हर चैप्टर पे टेस्ट होती है। ओके हर चैप्टर पे प्रैक्टिस टेस्ट आर अवेलेबल। ओके प्रैक्टिस टेस्ट देने के बाद कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तब जाके स्टूडेंट को अपना एनालिसिस समझ में आता है कि मैं यहाँ कम पढ़ रहा हूँ, यहाँ गलत हो गया है। दूसरी बात, स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट खींचना है और इन सब का सिलेबस काफी वास्ट बड़ा है, हर एक में 10-15 टॉपिक्स है। सो डेफिनेटली स्वाभाविक है, भूलना तो स्वाभाविक है। जो चैप्टर नंबर 1 एकदम शुरुआत में हमने पढ़ा था, अब अगर 5th चैप्टर चल रहा है तो पहला वाला स्टूडेंट भूल ही जाएगा। बट एट डीएफसी हम यहाँ पर जो डीपीपीज प्रोवाइड करते हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट हम लेते हैं, रिवीजन टेस्ट हम लेते हैं, ये इनमें से कुछ क्यूमुलेटिव होते हैं जिसमें हर बार पिछला सिलेबस भी होता है और रनिंग टॉपिक्स भी होते हैं, पिछले टॉपिक्स भी होते हैं, रनिंग टॉपिक्स भी होते हैं, जिससे स्टूडेंट पर्टिकुलरली इसमें हमेशा टच में रहता है। ओके और उस पर्टिकुलर पैटर्न के एग्जाम के लिए जो उसको देना है NSE-JS, INJSO, RMO, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मॉड्यूल के थ्रू और इसके थ्रू प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। बट ये सब तभी पॉसिबल है जब स्टूडेंट का शेड्यूल अच्छा रहेगा, स्टूडेंट का क्लासरूम अटेंड करते समय पूरा ध्यान रहेगा, डाउट सॉल्विंग अगर वो बेझिझक अच्छे से करता है, होमवर्क अच्छे से कर लेता है, टेस्ट अच्छे से देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करता है, डाउट्स क्लियर करता है, तो आप ये एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं। और इन सब में डीएफसी के जितने टीचर्स हैं, मेरे पैनलिस्ट मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ये सब आपके साथ है। ओके बस आपको आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है। ओके सो गोल ऑफ स्टूडेंट
कि भाई IJSO प्रिपेयर करते समय, RMO प्रिपेयर करते समय स्टूडेंट के साइड से ये सारी रिक्वायरमेंट है हमारी, भाई ये अगर ये सारी चीजें स्टूडेंट के अंदर है तो डेफिनेटली ही कैन क्रैक दैट एग्जाम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बहुत बार पेरेंट्स भी हमको पूछते हैं बाय एक्सपीरियंस, जब काउंसिल करने के लिए इंडिविजुअली आते हैं तो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर हमारा क्या है, हम क्या करना है, हमने क्या करना चाहिए, कि भाई हम क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जैसा कि टॉप पर आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट का जो शेड्यूल है, आपको स्टूडेंट का शेड्यूल में उसकी हेल्प करना है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कभी वो डाइवर्ट हो जाते हैं, टीवी है, मोबाइल है, डाइवर्जन के लिए इतनी सारी चीजें हैं अपने पास, तो उसको डाइवर्ट न करते हुए किस तरह से उसका शेड्यूल पहले ही आप उसके ब्रेन में फिटअप करते हैं, उसके लिए पेरेंट्स का बहुत जरूरी रोल है। टाइम पे खाना पीना, एक्सरसाइज करना, उठाना सुबह, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। दूसरी बात, स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। कोई जेन्युइन रीजन की वजह से अगर स्टूडेंट एब्सेंट हो जाता है तो हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट वो रिकॉर्डिंग देखकर वापस से क्लास में इजीली जुड़ सकता है। ओके, दूसरा, DFC का सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट है, जो स्टूडेंट के साथ बैठकर अगर पेरेंट्स फिल करते हैं तो पेरेंट्स को स्टूडेंट के जो वीक टॉपिक्स है, वीक एरियाज है, वो खुद ही ध्यान में आ जाएगी। ओके, सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट का पैटर्न, जैसे हमारे जितने भी पास्ट स्टूडेंट है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, वो उनमें से काफी लोगों ने इसको फॉलो किया है और सबके फीडबैक काफी अच्छे है कि ये फॉलो करने से काफी इंप्रूवमेंट होता है काफी स्टूडेंट्स का। सेकेंडली, होमवर्क वो बराबर से कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिविजन, टेस्ट एनालिसिस। कहीं पर भी पेरेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा रोल है कि कहीं पर भी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है और कहीं पर भी वो डीमोटिवेट हो रहा है, डिमोरलाइज हो रहा है किसी बात को लेकर, सो डेफिनेटली दे कैन कम। उन्होंने आप बिंदास DFC के हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके, अगर उसको फिजिक्स से डर लग रहा है तो आप फिजिक्स के टीचर से बात कर सकते हैं, केमिस्ट्री से डर लग रहा है तो उसको लेकर आकर केमिस्ट्री से बात कर सकते हैं, बायोलॉजी से डर लग रहा है तो बायोलॉजी के टीचर से, ऐसे रिस्पेक्टिव हेड से आप स्टूडेंट की डायरेक्ट अगर मुलाकात करवा लेते हो तो इंडिविजुअल टाइम देकर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस अगर बूस्टअप होता है 2-3 दिन देकर, तो उतना तक हम लोग यहाँ इस लेवल पे आके करते हैं। बट यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है, जहाँ पे स्टूडेंट को उनको ऑब्जर्व करना है कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसे कैसे चल रहा है ये अटेंड करते समय। ओके, सो दैट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स हियर। नेक्स्ट, अब DFC के साइड क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है, तो डेफिनेटली आप पैनलिस्ट में से देख ही रहे हो, भले ही अभी ये तो 4-5 टीचर्स का पैनल है, DFC में काफी बड़ा स्टाफ है, सारे टीचर्स कुछ टीचर्स इंजीनियर्स है, कुछ IITians है, कुछ NIT से पास आउट है, ओके, कुछ डॉक्टर्स है और कुछ PhDs है। तो यहाँ पर DFC में हर एरिया में, हर फील्ड में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, वी हैव एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। ओके, ऑलरेडी श्रीकांत सर ने अभी हमने शेयर नहीं किया आपके साथ, अदरवाइज ये प्रोग्राम काफी लंबा हो जाता था, कि पिछले साल भी RMO में हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे लेवल 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पर वी हैव टीम स्टडी मटेरियल। देखिए, जैसा कि ये एग्जाम्स का सिलेबस डिफाइंड नहीं है, तो डेफिनेटली पास्ट पेपर्स को देखकर बाय एक्सपीरियंस सिलेबस बनाना पड़ता है। ओके, यहाँ पर हमारे टीचर्स ने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ने देखकर, ये पेपर्स को देखकर सिलेबस डिजाइन किया है कि ये प्रिसाइज सिलेबस है, अगर इतना स्टूडेंट करते हैं तो लेवल 1 NSE GS क्रैक होता है, फिर थोड़ी और मेहनत करने के बाद क्रैक होता है, IIMJSO भी क्रैक हो सकता है। ओके, डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया, रेगुलर गवर्निंग होती है, अगर आपको 1-to-1 डाउट्स की जरूरत पड़ती है तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो ये पूरा कोर्स जो है, इट इज अ वेल प्लान्ड कोर्स, जहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे प्रैक्टिस वर्कशीट्स मिलेंगी, रेगुलर इंटरवल्स पे साइकिल्स होंगे, एनालिसिस होगा, डाउट सेशंस होंगे। ओके, ये सारी चीजें कंडक्ट करते हैं। और DFC स्टूडेंट के ड्रीम से, अगर सच में आपका ड्रीम IJSO RMO करने का है और आपकी मेहनत करने की तैयारी है, सो ऑन बिहाफ ऑफ काबरा सर, काबरा मैडम, डायरेक्टर काबरा सर, मैडम एंड ऑन टीम DFC में हम कमिटेड है कि हम डेफिनेटली आपको उस ऊंचाई तक, वहां तक लेकर जाके छोड़ सकते हैं। ओके, सो दैट मच इज द रोल ऑफ DFC, जैसा कि मैंने आपको ऑन बिहाफ ऑफ पैनल्स और ऑन बिहाफ ऑफ DFC आपको कमिटमेंट दी है। ओके, नेक्स्ट है। ओके, एंड थैंक यू निखिल सर। yes, over to you Vikas sir. थैंक यू निखिल सर। ओके, सो देखिए, निखिल सर ने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया
कि कैसे हम लोग एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, डीएफसी कैसे हेल्प करेगी, आपका क्या रोल होगा, और फिर पेरेंट्स का क्या रोल होगा, ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर तो देखिए 18 मई से सबसे पहले बैचेज स्टार्टिंग के लिए मैं बोलूंगा, आपके मन में जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस है, जो इस यहाँ पे कवर नहीं हो, आप सेंड कीजिए वो क्वेश्चन। अभी ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, जो विकास कुमार है उस नाम पे आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो क्वेश्चंस। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो एग्जाम्स है दीज आर द प्रीमियम एग्जाम्स, तो ऑब्वियसली प्रीमियम एग्जाम्स के लिए भी है प्रीमियम बैचेस। तो बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है डीएफसी में, पहले से बैचेस चल रही है। ये जो बैचेस है ये न्यू लॉन्च होगी, स्टार्टिंग से सिखाया जाएगा जो पहले से कुछ, क्योंकि एक का क्वेश्चन आया था कि सर हम तो पहले से पढ़ रहे हैं उस बैच का क्या होगा, वो बैच भी रनिंग रहेगी और ये न्यू बैच लॉन्च होगी और यहाँ पे स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो सब लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। ये जूम आईडी है, पासवर्ड है, टाइमिंग है बैचेस का, एग्जैक्ट शार्प 4:30 पे स्टार्ट होगा ये लेक्चर्स, और ये ट्यूसडे टू सैटरडे डेली रहेंगे, शेड्यूल आपका रहेगा, प्रैक्टिस सेशन, ये सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा। 18 मई से स्टार्ट हो रही है बैचेस, जूम आईडी पासवर्ड है। अब मैं जो आपके तरफ से जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं लेना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है किसी ने पूछा है कि सर रेफरेंस बुक क्या है, ये हमेशा क्वेश्चन होता है कि रेफरेंस बुक क्या है। तो देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, आप कोई ऐसा डिफाइंड सिलेबस तो है नहीं, सो देयर इज नो सच रेफरेंस बुक। बट आप ऑनेस्टली अगर एक बात पे विश्वास करोगे, जितनी भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर है, जितनी भी पैनलिस्ट एक्सपर्ट लोग, उनके द्वारा एक सिलेबस डिजाइन किया गया, सीइंग द लास्ट ईयर पेपर्स। ओके, लास्ट ईयर पेपर देख के एक सिलेबस डिजाइन किया गया पैटर्न, वो डीएफसी मॉड्यूल जब आप क्लास में इनरोल होगे तो आपको मिलेगी, और अगर उतना भी कर ले तो दैट इज सफिशिएंट फॉर स्टेज 1, और स्टेज 2 के लिए आपको एडिशनल हेल्प मिलेगा। ओके, तो ये तो पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है, एक तरफ से नाम मुझे याद नहीं है कि सर ये एग्जाम के टाइमलाइंस क्या है, आईजेएसओ कब से होता है कब तक। तो मैंने ऑलरेडी स्लाइड में कवर किया था, अगर आपको याद हो, ये फर्स्ट स्टेज होता है, स्टेज 1 आईजेएसओ की जब बात करते हैं एनएससीजीएस, वो नवंबर में होता है। इसका लास्ट स्टेज नेक्स्ट ईयर दिसंबर में, मतलब पूरे एक साल का पैटर्न होता है। एक साल आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे तो फाइनली आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाओगे एंड यू विल बी अमंग 6 स्टार ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट स्टेज यू कैन से नवंबर में होता है, सेकेंड स्टेज जनवरी फेब में होता है, थर्ड स्टेज जो कैंप वाली बात आती है अप्रैल में होता है, फोर्थ स्टेज की बात करें जुलाई टू नवंबर, और फाइनल दिसंबर में होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। एक और मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सर होमी बाबा का एग्जाम होता है 9th में, होमी बाबा के एग्जाम से फिर आईजेएसओ है, किसको फोकस किया जाए। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा निखिल सर, प्लीज बच्चों का ये डाउट सॉल्व कीजिए कि होमी बाबा का भी एग्जाम है, आईजेएसओ है, कौन सा एग्जाम और कैसे देना चाहिए, और डीएफसी कैसे हेल्प करेंगे। निखिल सर। यस ओके, देखिए जैसा कि आपने देखा है कि जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, है ना, अभी मॉर्निंग आफ्टरनून में 4:30 बजे होमी बाबा का एक सेपरेट पैनल हुआ था। 9th के रेगुलर बैचेस अलग है और एडवांस बैचेस अलग है, डेफिनेटली अलग है क्योंकि सिलेबस अलग अलग है। लेकिन अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होमी बाबा की बात कर रहे हैं तो होमी बाबा में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। तो जितना आप रेगुलर 9th में पढ़ रहे हो, रेगुलर 9th में अगर बायोलॉजी के 10 टॉपिक है, फिजिक्स के 10 है और इसके 10 है, तो ऑब्वियसली यहाँ 20, 21, 22 हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इन टॉपिक्स में होमी बाबा के टॉपिक कवर हो जाते हैं। ओके, नंबर 1। लेकिन टीचिंग वाइज कवर होते हैं। आपको जितनी भी हम प्रैक्टिस दे रहे हैं, जो भी हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो मटेरियल है और जो प्रैक्टिस टेस्ट आपके होंगे वो आईजेएसओ के एंगल से ही लिए जाएंगे, उसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है। बस इतना है कि होमी बाबा जब अक्टूबर या सितंबर में होगी तो उसके कुछ दिन पहले हम जब मॉक टेस्ट लेते हैं, तब तक आपका भी उतना सिलेबस होता है होमी बाबा के जो रिक्वायर्ड होता है, तो आप वो पर्टिकुलर एग्जाम दे उसके मॉक टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं और होमी बाबा के लिए जा सकते हैं। और आपका अगर सिलेक्ट हो जाते हैं लेवल 1 के बाद, तो आपको फिर अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस भी दी जाएगी। ओके, दूसरी बात,
होमी बाबा का पूरा सिलेबस लेकिन टीचिंग में नहीं होता है, क्लासरूम टीचिंग में नहीं होगा। क्यों? तो उसका कारण ये है कि होमी बाबा अगर आप 9th स्टैंडर्ड का दे रहे हो तो क्वेश्चन 7 से आते हैं, 8 से स्टैंडर्ड से भी आते हैं, और 9th एडवांस बैच में IJSO प्रिपेयर करते समय हमको 9th से पीछे नहीं देखना पड़ता है। हम 9th का पढ़ाते हैं, 10th का पढ़ाते हैं, 11th का पढ़ाते हैं, 12th का पढ़ाते हैं। तो 7th और 8th का जो पार्ट आने वाला है उसकी गाइडलाइंस आपको दी जाएगी। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप उसको सेल्फ स्टडी करके वो टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, लेवल 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। लेवल 1 क्वालिफाई आप कर लेते हो तो ऑटोमेटिक लेवल 2 के जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होने वाले वो तो आपको इधर भी काम आने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आप थोड़ा एफर्ट अपने साइड से ले लोगे कि भाई 7th और 8th का जो पार्ट है जो आने वाला है वो, और वो इजी पार्ट जो हम अभी एडवांस में नहीं आएंगे, उतना अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो होमी बाबा आप क्वालिफाई कर सकते हो ये बैच को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो दैट इज द आंसर। थैंक यू। थैंक यू निखिल सर। मेरे पास और भी क्वेश्चंस आए हैं। जो पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, बहुत लोग, एक ने पूछा है कि सर IJSO एंड RMO कौन लोग दे सकते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बोला, IJSO आप नहीं दे सकते हो, आप IJSO का लेवल 1 दे सकते हो। और कौन लोग दे सकते हैं लेवल 1? जो जिनकी एज, ये जो गाइडलाइन है 16 ईयर है उससे कम। और अगर क्लास की बात करें तो आप 8th स्टैंडर्ड में दे सकते हो, 9th में दे सकते हो, 10th में दे सकते हो। तो दोनों एग्जाम जो होते हैं 8 to 10 में अगर आप हो, और इफ यू आर बिलो 16 ईयर तब आप दे सकते हो। तो ये हुआ। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है कि सर DFC में 2 बैचेज है, 9th रेगुलर, 9th एडवांस। यस, ऑब्वियसली 2 बैचेज है। जो 9th रेगुलर है उसका प्राइम फोकस होमी बाबा एग्जाम रहती है, और जो एडवांस है यहाँ भी होमी बाबा आप क्लियर करोगे ऐसा नहीं है, बट इसका जो प्रीमियम बैच जो मैंने बोला आपको, इसका प्राइम फोकस होगा ओलंपियाड जैसे IJSO एंड RMO। नाउ एक ने और क्वेश्चन पूछा है कि सर ये जो रेगुलर बैच है और एडवांस बैच है, या एडवांस बैच का फी स्ट्रक्चर? यस, ऑब्वियसली फी स्ट्रक्चर अलग है। आप डिटेल में DFC हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हो। फी स्ट्रक्चर अलग है। रफली आई विल से कि 50,000 है फी पूरे जो कोर्स का है। अगर वन टाइम पेमेंट करते हो तो 46,000 है, बट एग्जैक्ट फिगर के लिए आप DFC में बात कर सकते हो। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे जिनका मैंने आंसर दिया आपको। और भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। वही बात है, अगेन ये बहुत ही चैलेंजिंग एग्जाम है और आपको बहुत ही प्रिकॉशंस लेके इसके लिए तैयारी करें। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है, 1 मिनट। सर एडवांस की वाली बैच सिखाया पर, ओके यस, वो बैच स्टार्ट रहेगी। वो कोई भी बैचेस मर्ज नहीं होगी, ना डाइल्यूट होगी। जो पहले से बैचेस चल रही है सभी बैचेस रनिंग स्टेज में है, रनिंग स्टेज में रहेगी। और ये न्यू बैचेस है, ये भी स्टार्ट होगी फ्रॉम द स्क्रैच। कोई भी मर्जिंग ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला कि आप देखो बहुत बड़े एग्जाम्स है, बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होती है। एटलीस्ट फाइनल अपने आप को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो ये सब एग्जाम से अपने को सीखना चाहिए और ये एग्जाम से को देना चाहिए। और मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है पूरे DFC परिवार के तरफ से, डायरेक्टर काबरा सर, काबरा मैम, पूरे परिवार के तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो हम लोग हाई ड्रीम, बिगर ड्रीम की बात कर रहे हैं, आप सभी उनका पार्टिसिपेंट बने और आप इस प्रोग्राम से जुड़िए। ये जो एडवांस की बैच है उससे जुड़िए और इनरोल होइए, क्योंकि आपको एक न्यू यू कैन से नए पैटर्न दिखाई देगा कि कैसे हम लोग 11th 12th में ही 11th 12th की चीजें 9th में पढ़ते हैं एंड व्हाट आर द एडवांटेज। ओके, सो नाउ ज्यादा मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओके, मेरे पास कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। सो चलिए मैं इस सेशन को बाइंड अप करता हूँ। वंस अगेन आप सभी को पूरे फैमिली के तरफ से, पूरे DFC फैमिली के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आप सब ने बहुत अच्छे से इस चीज को सुना और होप आपको फायदा भी हुआ होगा और आगे भी होगा। और DFC से आप जुड़े हुए रहिए। फिर भी अगर इसके अलावा भी आपके मन में कुछ भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप DFC हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी आपके चैट बॉक्स में, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे इस एग्जाम के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है, उसके लिए भी आप कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू। सो आई विल क्लोज दिस सेशन। थैंक यू वंस अगेन।